आईएसआई ने 2020 में एक मैप रिलीज करा था, चिलिंग मैप। इस मैप के हिसाब से साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया और कुछ यूरोप की कंट्रीज़ होंगे। इस कंट्रीज़ में आईएसआई का रोल होगा, सीरिया लॉ लगेगी और इसके हिसाब से इसके भगवान के दिए हुए कानून यहाँ पे होंगे। एक स्पिरिचुअलिटी रूल जो यहाँ के बच्चे, बड़े, बूढ़े और रहने वाले लोगों पे होगा। एक ऐसा कानून जिससे पूरी दुनिया देखेगी। एक जस्टिस और पनिशमेंट इनके हिसाब से होगा। इस इन्वेजन में इराक और सीरिया जैसे कंट्रीज़ अपने मोसुल और रखाऊ कैपिटल सिटीज़ में खो दी और यहाँ पे अब आईएसआई का इन्वेजन। ये कहानी इराक से शुरू हुई, जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग, शिया, सुन्नी और कुर्दिश कम्युनिटीज़ थे। यहाँ के 5th प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन, जो मेनली सुन्नी थे। इनके डाउनफॉल के बाद एक नई गवर्नमेंट बनी जो मेनली शिया के लिए थी। ये टेंशन सुन्नी के रहने वाले लोगों के साथ बढ़ गया। सुन्नी वो लोग थे जो बेसिकली यहाँ की गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं कर रहे थे और ना यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से पर्टिकुलरली सुन्नी वाले लोगों के पीछे ध्यान दिया गया और ये टेंशन शिया और सुन्नी के बीच में बढ़ा। ये टेंशन बढ़ने के बाद सुन्नी कम्युनिटीज़ कुछ तो वहाँ से चली गई और कुछ अपने ग्रुप बनाए। ये ग्रुप फर्स्ट में अलकायदा ग्रुप से जाकर जुड़ गए और शुरुआती दौर पे इसकी फंडिंग, ट्रेनिंग इस अलकायदा ग्रुप ने ही देनी शुरू करी। इसके बाद इस स्टोरी में सीरिया, जो पूरी तरीके से इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया बन गया, जिसे हम आज आईएस कहते हैं। 19 मार्च 2003 को यूनाइटेड स्टेट इराक के साथ उसके फ्रीडम के लिए फाइट करना शुरू करा था। सद्दाम हुसैन की सरकार गिरी और इसके बाद आईएसआईएस भी इनके बीच में इवॉल्व था, जो बेसिकली एक बहुत बड़ा कैपिटल सिटी बगदाद को अपने अंडर कवर कर लिया था। 2021 में यूएस मिलिट्री चली गई। इसके बाद अबू अल बगदादी के अंदर में आईएसआई बहुत रैपिडली एक्सपैंड करा और बिलीव करोगे आप, इराक और सीरिया की गवर्नमेंट के रहने के बाद भी एक बहुत बड़ा एरिया, ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशंस इस आईएसआई टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर में आ गई। अगस्त के महीने में आईएसआईएस ने एक जेनोसाइड डिक्लेयर कर दिया था यजीदी कम्युनिटी में, जो इराक में देखने को मिलती है। 12 मिलियन से भी ज़्यादा की इनकी कम्युनिटीज़ हो गई थी और 50,000 से भी ज़्यादा फाइटर्स थे 100 नेशंस में। वैसे तो यूनाइटेड स्टेट अगेन 2017 में इनके ऊपर एक्शंस लिया, लेकिन उस टाइम तक 95% टेरिटरी जो अरब कंट्रीज़ में थी वो आईएसआई के अंदर में थी, जिसे हम लोग दईस बोलते हैं, जो बेसिकली अरब कंट्री में आईएसआई टेरर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी जाती है। जून 2024 में दईस और अलकायदा ने इराक और सीरिया के मेजर ऑयल पाइपलाइन और सप्लाईज में अपना कंट्रोल जमाया, तो अबू बकर अल बगदादी, जिसे हम लोग ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का एक बहुत बड़ा पार्ट बोलते हैं, ये अटेंशंस में आने शुरू हुई थी। वहाँ पे इराक और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस इसके अगेंस्ट में फाइट तो कर रही थी और दूसरे यूनाइटेड स्टेट 2019 में ये डिक्लेयर तो कर दिया कि हमने कंप्लीट विक्टोरी पा ली है इन आईएसआई टेरर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन ऐसा था नहीं। ये ग्रुप पहले जितने पावरफुल थे वो उतने आज भी हैं। सीरिया के ईस्टर्न रीजन और एक नॉर्थ ईस्टर्न इराक का पार्ट सबसे ज़्यादा इन्हीं के अंडर में है। जनवरी 29, 2025 को एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बैठी है सीरिया में, जो बेसिकली गवर्न कर रही है और ये एक प्रेसिडेंसीज रूल के अंदर में है, जिसका मेजर पावर प्रेसिडेंट के अंदर में है। हालात इतनी ख़राब है कि लोग बैक टू बैक फाइट करने को तैयार है कि कैसे भी इन सारे ग्रुप को इस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के से बाहर निकाला जाए, बेसिकली इसे छुटाया जाए। आईएसआई ऑलरेडी 700 से भी ज़्यादा अटैक कर चुका है। सीरिया में रहने वाले सिविलियंस और मिलिट्री, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स दोनों डिफेक्टेड हैं। इराक ऑलरेडी कमज़ोर पड़ गया है, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा ट्रूप्स यूनाइटेड स्टेट के हटा दिए गए हैं। बहुत तेज़ी से रैपिडली अब आईएसआईएस एक्सपेंड कर रहा। सीरिया में उनका कंप्लीट इन्वेजन्स देखने को मिल ही रहा है। इराक और सीरिया की गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ रही है, मिलिटेंट ग्रुप हावी पड़ रहा है। इसके बाद भी जो अटैक से सीरिया और इराक अब एक बेस कैंप बन गया है इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप का। यहाँ से सिर्फ सीरिया और इराक नहीं, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ के लिए मूव आउट कर रही है। एक कंप्लीट इंटरनेशनल अटैक इन्वेजन्स देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया का स्पेसिफिक केस को समझेंगे।
भारत के मैप में बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार ऐसी कंट्रीज़ है जिसमें पहले से भी रीजनल और इनके रिलीजन्स कॉन्फ्लिक्ट बने हुए हैं। और इसी के अकॉर्डिंग मैप में अगर आ जाओ आप तो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर एक कॉन्फ्लिक्ट रीजन है और साइड में पाकिस्तान और इंडिया है। हम लोग स्पेसिफिकली बांग्लादेश के ऊपर में भी बात करेंगे। बांग्लादेश के रीजन में अगर आप देखो तो 1941 में जब हमारे ब्रिटिश इंडिया हुआ करती थी उस टाइम पे भी बराबर का ही कॉन्फ्लिक्ट था। उस समय यहाँ पे एक ग्रुप थी जमाते इस्लामी, ये बांग्लादेश के अंदर में इसके मदरसा और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम्स पे काम करते थे। 1972 तक ये रही थी जो यहाँ के लोगों को मदरसा एजुकेशन के थ्रू इस्लामिक टेरर ग्रुप में ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहे थे। 1992 में जब अफगान वॉर हो रही थी, इसमें शेख अब्दुल सलमान की सरकार थी बांग्लादेश में। उस समय यहाँ के मिलिटेंट ग्रुप हरकत उल जिहाद का भी पता चला। इनका भी मेनी मोटिव था बांग्लादेशी सिटीजन्स को एक कंप्लीट इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करना और बेसिकली ये मदरसा और वहाँ के इम्पोर्टेंट बॉडीज़ पे अपना कंट्रोल दिखा रहे थे। ये इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर में भी देखने को मिले थे। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, ये भी एक टेरर ग्रुप था बांग्लादेश का जो बेसिकली वेस्ट बंगाल के अंदर तक भी देखने को मिला। ये एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था जो इंडिया के काफ़ी अंदर तक आ चुका था। इनकी एक अपनी अलग आइडियोलॉजी थी वहाबी, जो बेसिकली पाकिस्तानी टेरर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज थी। 2006 में जाके हमें पता चला जब पाकिस्तानी टेररिस्ट पकड़े गए थे जलस्तिकी डिस्ट्रिक्ट में, जो एक्चुअली साउथर्न बांग्लादेश में मिलती है। JMB ग्रुप बहुत क्लोजली मिले हुए थे लश्कर-ए-तैयबा ग्रुप से। बेसिकली ये भी टेररिस्ट ग्रुप ही है। JMB के रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज करके बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में अपने कैंपेन चला रहे हैं। वैसे तो 2005 में JMG ने ऑलरेडी बांग्लादेश के 63 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में अटैक करे थे। रैपिड बटालियन फोर्स जो ऑलरेडी बांग्लादेश की आर्मी है, इस पे भी बहुत बड़ा डिफेक्ट देखने को मिला। सिचुएशन यहाँ तक भी थी कि इस ग्रुप में 10,000 से भी ज़्यादा फुल टाइम सीरियस आर्म्स थे और इसके पास बड़े से बड़े एक्सप्लोजन भी थे। ऑलरेडी ये वेस्ट बंगाल के भी 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कैंपेन्स चलाते हुए मिले थे, मेनली मालदा, नायदा और मुर्शिदाबाद। ये हमारे इंडिया के अंदर में वेस्ट बंगाल्स में आता है। उस समय हमारे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया था कि इसके 40 से भी ज़्यादा स्लीपर सेल्स हमारे इंडिया में हैं जो बेसिकली नागालैंड और असम जैसे एरिया में काम कर रहे हैं। फिर हमें देखने को मिला हिजब उत तहरीर, ये इतनी बड़े प्रेजेंस थे कि इसमें 20 से भी ज़्यादा नेशंस थे। साउथ एशिया और मिडिल ऐसे कंट्रीज़ में इसका कंप्लीट प्रेजेंस था। 2009 में इसके बारे में हमें पता चला और अब बिलीव करोगे बांग्लादेश के अंदर में यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, गवर्नमेंट बॉडीज़ और इवन बॉर्डर्स में भी इनका प्रेजेंस देखने को मिल रहा था। सेमी टारगेट था हर एक लोगों की तरह कि बांग्लादेश को एक कंप्लीट इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करना था। शेख हसीना की सरकार को गिराने का भी एलिगेशंस इस ग्रुप में लगा था जो बेसिकली सक्सेसफुल हुआ नहीं। 2012 में जाके ये हमें बात पता चली थी। मेनली इन ग्रुपों ने सोशल मीडिया का यूज करा था बहुत अच्छे से इस फेक मैसेज को बढ़ाने के लिए और बांग्लादेश में ये चीज़ें उतनी तेज़ी से बढ़ी भी। वहाँ के लोकल्स के पास अथॉरिटी थी, उसने एज अ रिलीजन्स बुक्स को भी बहुत अच्छा सोर्सेज बनाया था अपने प्रोपेगेंडा को और भी अच्छी तरीके से एक्सटेंड करने के लिए। एक मैसेज फेसबुक में स्प्रेड होते हुए देखने को मिला था कि दुर्गा पूजा के टाइम पे लोग कुरान की डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, जिसके कारण ये मैसेज बहुत बुरी तरीके से फेसबुक में वायरल हुआ और वॉयलेंस देखने को मिली थी। बांग्लादेश ने इस टेरर ग्रुप के अगेंस्ट में एक एंटी टेररिज्म एक्ट पास तो किया जो 2009 में हुआ था, लेकिन कुछ पॉसिबल हुआ नहीं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज भी अपनाई गई, बट बांग्लादेश के जो मिलिट्री फोर्सेज हैं वो अलकायदा ग्रुप के अगेंस्ट में फाइट कर नहीं पा रही है। इस 1971 में जब इंडिया और बांग्लादेश के पॉलिटिकल रिलेशंस बने हुए थे, बांग्लादेश इंडिपेंडेंस वॉर चल रहा था, उस टाइम पे ही गजवे हिंद आपने सुना होगा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सबसे ज़्यादा चलता है, इन इस्लामिक ग्रुप का राइज देखने को मिला। दुनिया भर के आतंकवादी संगठन जब भी भारत के खिलाफ जिहाद की बात करते हैं तो गजवाए हिंद का जिक्र जरूर आता है। वैसे तो ये सबसे ज़्यादा एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप है बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर में। बांग्लादेश में जो हिजाबू तहरीर मैंने बताया, ये अलकायदा से सीधा कनेक्टेड है, जो एग्जैक्टली अरब कंट्री से डायरेक्ट बांग्लादेश में ऑपरेट होती है। फिर कहीं जाकर 1948 में एक मास लेवल पे बंगालीज वेस्ट बंगाल में आने शुरू हुए। अगर आप डेटा देखो तो इसमें 1000 से भी ज़्यादा बंगालीज सीधा इंडियन बॉर्डर में आकर रहने लगे।
बांग्लादेश के मैप में आप देखो तो एक कॉक्स बाज़ार भी है, जो यहाँ पे स्मगलर और टेररिस्ट के लिए एक बढ़िया मार्केट है वेपन खरीदने के लिए। जो फंडिंग आती है इक्विपमेंट परचेस और सेल करने के बाद बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर में टेररिज्म कैंप है, उसकी फंडिंग में काम आती है। 2017 में भी म्यांमार रीजन के अंदर में इसके अपने एथिकल वायलेंस थे, एक बुद्धिस्ट और रोहिंग्या मुस्लिम्स के बीच में। ये भी एक अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी है, जो आपको फेसबुक बिकम जेनोसाइड जोनी हैरिस के वीडियोस पे देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ के रोहिंग्या मुस्लिम यहाँ से माइग्रेट होके सीधा बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर में रह रहे हैं, जिसे कुटुपलांग कैंप कहते हैं। वैसे तो असम के भी साइड में जो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा जैसे एरियाज़ है, इसमें 1951 से लेकर 1961 तक एक मास पॉपुलेशंस लोगों की बड़ी है, जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास रह रही हैं। पिछले टाइम से भी अगर हम देख पाएंगे तो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत बिजी है। यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेड हो रहे हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ह्यूमन स्मगलिंग, ड्रग सेलिंग और इवन ट्रैफिकिंग जैसे केस भी बांग्लादेश में और इंडिया में देखने को मिलती है, इसी स्पेसिफिक रीजन में, जिसके कारण इंडियन नेशनल सिक्योरिटी को इस बात की प्रॉब्लम होती है और इंडिया में इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और देखोगे तो आप इन्हीं सब कारणों के कारण इंडियन बॉर्डर में जो लोअर असम और वेस्ट बंगाल है, इन सब रीजन में इन रोहिंग्या और जिहादी टेरर ग्रुप्स का अटैक देखने को मिल रहा है। इसके बाद भी जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, जो पाकिस्तान बॉर्डर से जाके अटैच्ड है, इसमें 1989 से लेकर 2025 तक सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक देखने को मिले। यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है कि यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी, नहीं थी। प्रॉब्लम ये है कि जो नेबर कंट्रीज़ है ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, जिसके कारण इंडियन बॉर्डर्स में प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी के लिए बस मैप में आप आ जाओ तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक टेरर ग्रुप कंप्लीट पूरी तरीके से ग्रुप बाय ग्रुप बनाते हुए, कभी सोशल मीडिया की तरीके से, कभी रिलीजन पर्सपेक्टिव से, कभी लोगों को एक दूसरे को भड़काकर, कभी गलत एजुकेशंस देकर अपनी ग्रुप एक्सपेंड कर रही है। इतने बड़े देश होने के कारण ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि इनमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत जल्दी हो रहा है, जिसके कारण इतने सारे मिलिटेंट ग्रुप बहुत स्पीडली एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे इनके कैंपेन्स भी सक्सेस हो रहे हैं। इवन इस चीज़ को लेकर अगर प्रॉपर अवेयर नहीं करा जाएगा तो कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, फिर ये ऑपरेशंस ब्रेक करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वीडियो में मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था और आप समझ पाओ कि क्या रियल इशू है हमारे देश में। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। हम लोग किसी जल्दी वीडियो पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।